चलिए आज की क्लास में मेरे ख्याल से ये बात तो सभी लोग जानते ही है, और जो नया सेशन है 2023-24 के सेशन के लिए हम क्लास 12th यहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा, तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर ना। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि ये जो क्लास चल रही है वो क्लास 2023-24 के बैच के हिसाब से चल रही है, मतलब पूरे साल भर चलेगी। और इसमें लाइव सेशन भी हो गए, ठीक है ना। लाइव सेशन में हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में हम समझेंगे, हर एक परिभाषा आएगी, पूरे प्रमेयों को समझेंगे, उस उत्पत्ति करेंगे। इसी के साथ में एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे, हम एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब 100% सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो पहली बात तो हो गई बोर्ड वाली। इस क्लास में क्या क्या हम कवर करने वाले इस बारे में हम यहाँ पर समझ ले। बोर्ड की तैयारी पूरी फुल यहाँ से हम करने वाले हैं। क्लियर? संगीता कुमारी, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, संगीता कुमारी 11th क्लास में है ना सर? 12th क्लास की इस साल से पढ़ाई करनी। अच्छा हाँ, मतलब अब तो 12th की इस साल से पढ़ाई करेंगे ना, मतलब 2023-24 में एग्जाम देना है 12th क्लास। यस सर। हाँ ठीक है। तो किस प्रकार से स्ट्रेटेजी रहेगी और किस प्रकार से पढ़ेंगे, ये बातों को पहले थोड़ा सा समझ ले, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बोर्ड की तैयारी पूरी 100% करने वाले हैं। आप से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, आपका बोर्ड की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। बस जितना जितना यहाँ पर क्लास में हो रहा उतना एक बार रिवाइज कर लीजिए, और कोशिश ये रहेगी कि क्लास में ही सिलेबस पूरा ऐसा कवर हो जाए कि ताकि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत न पड़े, ठीक है। बहुत ज्यादा भाई प्रैक्टिस मैथ्स है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, आप बना के तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोर्ड के साथ ही साथ में हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जैसे आईआईटी के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और एक लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे जो एमसीक्यू की तरह। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें हम आईआईटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। हमने हैंड रेस का ऑप्शन इसलिए ऑन रखा कि मैं चाहता हूं कि बच्चों की भी क्वेरियां निकल के मेरे पास में आए। भाई बच्चा समझ में आ रहा, टीचर से बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि हमारी प्लानिंग जो है 2023-24 की बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड की तैयारी साथ ही साथ में आईआईटी की भी तैयारी। अब कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो आईआईटी को टच ही नहीं करना है, मुझे तो आईआईटी कवर करना ही नहीं, तो मत करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड की तो तैयारी कर ही रहे। जब मैं आईआईटी के एमसीक्यू कराऊंगा उस समय में उस पर आपके पास में थंबनेल और नोटिफिकेशन में रहेगा ही कि आज जो क्लास रहेगी वो आईआईटी की विशेष क्लास है, और उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। एनडीए के क्वेश्चन करने वाले हम, एनडीए के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ठीक है, एनडीए के क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो कहने का मतलब पूरा बारीकी से पढ़ेंगे तभी ये सारी चीजें होना तय है। सिलेबस लगभग एनडीए में 11-12 का सिलेबस होता है, 12th क्लास के जितने भी है चैप्टर है उसको हम यहाँ पर 12th क्लास में कवर करेंगे। जो 11th क्लास की जो लाइव क्लास रहेगी उसमें 11th क्लास के जो एनडीए वाले टॉपिक है, चैप्टर है, उसको 11th वाले में कवर करेंगे। क्लियर? चलिए, हमने यहाँ पर थर्ड चैप्टर, थोड़ा सा ये आश्चर्यचकित जरूर होगा काम की पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर छोड़ के डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पर क्यों जंप लिया, ठीक है। तो हम एक 12th क्लास में जो इंटर कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो एक आसान चैप्टर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आसान चैप्टर बिल्कुल, जो कि टेंशन फ्री है। अभी हो सकता है कि अभी आप 11th क्लास में भी होगे, तो ज्यादा मैं लोड नहीं देना चाह रहा हूं। तो पहले आसान से बिल्कुल एकदम, जो कि 5 नंबर का चैप्टर आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिसेस और 5 मार्क्स का डिटर्मिनेंट। कितने हो गए? 10। अगर मान लिया जाए आपका 10% जो मार्क्स है आपके 12th क्लास के, वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है। तो अगर हमारे 10 नंबर हमारे हाथ में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए, तो एक हमारा 12th क्लास में इंटर करते से ही एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा कि हाँ हमने 10 नंबर का कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसे हम 3-4 चैप्टर पहले तो 5-5 नंबर वाले जो छोटे छोटे से चैप्टर है उसको करेंगे, फिर हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड चैप्टर जो है वो फर्स्ट और सेकंड पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा क्या है ही नहीं, ये मान के चलिए आप।
अगर फर्स्ट सेकंड नहीं भी पढ़ेंगे तो ये वाला चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेट्राइसेस या जिसको हिंदी में अवयव बोला जाता है, अवयव, मेट्राइसेस, मैट्रिक्स। नाम जैसे ही हम इस चैप्टर का नाम सुनते हैं ना, वो हमारे दिमाग में एक फीलिंग आ जाती है, मैट्रिक्स की फीलिंग आ जाती है। कई बार हम बोलते हैं ना, चलो मैट्रिक्स में खड़े हो जाओ। हाँ, किसान अपना मान लिया जाए उसको बगीचा लगाना है, तो उसके पास में मान लिया जाए कि आम का बगीचा लगाना है उसको, तो क्या बोला जाता है, आम के का बगीचा लगाना है, प्रॉपर मैट्रिक्स में लगाइए। आपने देखा होगा मिर्ची के पौधे भी प्रॉपर मैट्रिक्स में लगाए जाते हैं। कैसे मैट्रिक्स में लगाए जाते हैं? आप अगर देखेंगे कि आम का जो बगीचा है या जो इस प्रकार के कोई बगीचे है, उसको आप किसी भी तरीके से देखेंगे तो आपको एक लाइनें दिखाई देगी, एक कतारें, प्रॉपर तरीके से कतारें दिखाई देगी। कैसी कतारें दिखाई देगी? आप अगर इधर से भी देखते हैं तो बराबर आपको सीध में इस प्रकार से लाइनें दिखाई देगी, दिखती ना लाइनें। आप इधर से भी अगर देखेंगे तो इधर से भी लाइन बराबर लाइनें दिखाई देती है। अगर आप ऐसे तिरछे में भी देखेंगे तो लाइनें दिखाई देगी, देखिए ना, लाइनें ऐसे में तिरछे में भी दिखाई देती है। ऐसी लाइनें, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इधर से आएगी, ये वाली लाइनें इधर से आएगी, और इस प्रकार से आपको एक प्रॉपर लाइनें दिखाई दी, ऐसे में भी लाइनें दिखाई देगी। तो मैट्रिक्स ही तो है, ऐसे शब्द का तो हम यूज करते ही है मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो यही मैट्रिक्स है। कहने का मतलब, सोचने वाली बात यह है कि हम यहां पर खेत का और ऐसे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। गणित में क्या है, इसका मैट्रिक्स का यूज है। तो गणित में मैट्रिक्स हमें पढ़ना क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया गणित में हमें क्या करना है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, इसके बारे में पढ़ा है। 11th क्लास में काल्पनिक या सम्मिश्र संख्या भी बोल सकते हैं हम, सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा है, सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा है। सम्मिश्र संख्या के बाद में 11th क्लास में पढ़ा हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में। इसके बाद में वास्तविक फलनों के बारे में पढ़ा हमने, वास्तविक फलनों के बारे में पढ़ा कि भैया वास्तविक फलन क्या होते हैं, पढ़ा है ना। तो इन संख्याओं में से वास्तविक संख्याएं हो सकती है, सम्मिश्र संख्याएं हो सकती है, या वास्तविक फलन हो सकते हैं। सारा वास्तविक के काम की बात कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है इसमें, ठीक है। इनको यदि हम जिस प्रकार से बगीचा होता है ना, वैसे प्रॉपर तरीके से अगर अरेंज कर दे तो अवयव बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए, ये डेफिनेशन वगैरह अभी आने वाली है, ठीक है ना, अभी डेफिनेशन आएगी, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, और मैं जब अपनी क्लास चलेगी तब भी नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी मिल जाएंगे और ये वीडियो उसमें अपलोड भी हो जाएगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी और बाद में आप आराम से नोट कर लीजिए, क्लास को डिस्टर्ब करने की या अभी हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं, अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझिए आप। अवयव में क्या बोला मैंने, कुछ संख्याएं जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 4 ऋण 7 9 3 7 4 8 5। क्या किया, कुछ मेरे पास में संख्याएं है, इन संख्याओं को कैसा व्यवस्थित कर दिया मैंने, पंक्तियों में व्यवस्थित कर दिया। देखिए, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, और कुछ स्तंभों में कर दिया। देखिए, एक पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। लेकिन जब हम अवयव में इसको व्यवस्थित करेंगे, इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित करेंगे, तो इसकी एक विशेषता रहेगी, और वो विशेषता क्या रहेगी, हर पंक्ति में अवयवों की संख्या बराबर रहेगी। जैसे इस पंक्ति में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर पंक्ति में अवयवों की संख्या बराबर रहेगी, और सभी स्तंभों में भी अवयवों की संख्या बराबर रहेगी। हाँ, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर पंक्तियों में अवयव क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, अवयव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स या अवयव बोला जाएगा। अच्छा, इसको मैट्रिक्स या अवयव बोला जाएगा, ठीक है। जब इसको ऐसा व्यवस्थित किया जाएगा तो ये क्या है, थोड़ा सा ओपन सा लग रहा ना हमें, फैला सा लग रहा, थोड़ा सा एक बाउंडेड हो जाए,
किसी कोष्टक में हम इसको बंद कर दें, तो कौन से कोष्टक में बंद किया जाए? तो फिर इस कोष्टक का उपयोग किया जाए। या तो ऐसा कोष्टक का यूज किया जा सकता, कैसा? ऐसा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। या तो फिर छोटे कोष्टक का भी उपयोग किया जा सकता, ऐसा वाला। या तो फिर डबल डंडी इधर लगा दो और डबल डंडी इधर लगा दो, मतलब इधर भी 2 लाइनें खींच दो और इधर भी 2 लाइनें खींच दो, इस कोष्टक का भी उपयोग किया जा सकता है। या तो फिर सर्पाकार कोष्टक का भी उपयोग किया जाता है। और मेरे ख्याल से इतने सारे मैंने कोष्टक बताए, तो आपको देखने मात्र से ऐसा लग रहा होगा कि कौन सा कोष्टक यूज किया जाए, ये करे कि ये करे कि ये करे कि ये करे, कौन सा कोष्टक उपयोग में लाया जाए। तो जो आसान है उसको लाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, आसान जो है उसको लाओ। आसान कौन सा है? तो ये वाला आसान है। कैसे आसान है भाई? ये आसान है, बिल्कुल सिंपल। ये वाला लगाएंगे तो ये जगह की ज्यादा घेरेगा, देखिए ना, जगह ज्यादा घेर रहा है ये वाला कोष्टक, तो ये थोड़ा सा जगह घेरने वाला है। इसमें 4 बार लाइनें खींचना पड़ेगा, और सर्पाकार कोष्टक बनाने में तो हमें तो तकलीफ होती ही है थोड़ी बहुत, है ना, तो इसमें ज्यादा मेहनत है। तो ये वाला कोष्टक पॉपुलर है, सामान्यतः लगभग सभी राइटर इसी कोष्टक का उपयोग करते, तो अपन भी इसी कोष्टक का उपयोग करेंगे। बाकी इनमें से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? याद रहे कि इस कोष्टक का उपयोग अवयव को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता, केवल इतने ही कोष्टक का उपयोग किया जाता है। इस कोष्टक का उपयोग सारणिक के लिए किया जाता है, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? गलती से भी अगर अवयव को दिखाना है, इस कोष्टक का उपयोग नहीं करना, एक खास करके मैंने सावधानी आपको बता दी। ठीक है? क्योंकि उसकी मीनिंग बदल जाएंगे, क्या मीनिंग बदलेगी वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? ठीक है? चलिए, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करेंगे अपन, अभी आने वाली है, सब डेफिनेशन वगैरह सब आने वाली है, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। मुझे ऐसा लग रहा कि हमारे पास में जिस प्रकार से अभी यहां पर अवयव था, मुझे अगर आपको बोलना है कि ये वाला अवयव, तो क्या बोलना पड़ेगा? मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मुझे बोलना पड़ेगा कि ऊपर से दूसरे नंबर पर, बाएं से तीसरे नंबर पर चले जाओ, तो ये वाला अवयव मिलेगा। मुझे अगर आपको इस अवयव के बारे में बोलना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ऊपर से तीसरी लाइन और बाएं से अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर का जो अवयव है वो कितना है, ये वाली, इसकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन गणितीय भाषा में बाएं से, दाएं से, ऊपर से, नीचे से ऐसा करना ठीक नहीं है। तो इन अवयवों को प्रदर्शित करने का एक सिस्टम बनाया गया। इन सिस्टम को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता भैया, तो इस बात को बड़े गौर से समझिए, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। पहली प्रश्नावली जो है पूरी की पूरी परिभाषा के आधार पर ही है, परिभाषा अभी आएगी। आपको मालूम है ना कि हमने ये समझ लिया कि भैया जो अवयव होता है उसमें क्या होते हैं, कुछ अवयव होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं, कुछ संख्याएं होती है, वो वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, या वास्तविक फलन भी हो सकते हैं। ठीक है? तो इन संख्याओं को हम इसके अंदर लिख देते हैं। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है, तो इसका एक सिस्टम बनाया गया। A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है? और इसी प्रकार से मुझे एक बात बताइए कि और भी तो हो सकता है कि A31, A32, A33। क्यों? 3 बाय 3 का ऐसे में भी 3 है और ऐसे में भी 3 है, इससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ना, ज्यादा। और ज्यादा हो सकते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको डैश डैश के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं आगे की ओर। भैया चलते जाएंगे, देखना, A11, A12, A13, A14, A15, और इसी प्रकार से A1 और N लगा देता हूं मैं यहां पर, A21, A22, A23, और आगे अगर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A2N, A31, A32, A33, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो A3N। ठीक है? बात समझ में नहीं आई? आएगी अभी समझ में। ठीक है? टेंशन मत लेना। अभी जैसे यहां पर ये 11 से शुरुआत हुआ, 21 से 31 से, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा तो ये M1। ठीक है? इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा ये M2, इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा ये M3। इस बात को अभी समझने वाले हैं, अभी टेंशन मत लेना। ठीक है? इसी प्रकार से इधर भी चलते जाएगा और इधर भी चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा और इधर भी इस प्रकार से आते जाएगा, और ये हो जाएगा MN।
अब इस बात को अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान देना इधर। मुझे अब ये जो यहां पर काउंटिंग लिखी है, कैसी लिखी है? 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा आगे बढ़ा है। 21, 22, 23, 24 और आगे बढ़ा है। 31, 32, 33 और ऐसा M1, M2, M3। बस अब ध्यान देना इधर, इसको गौर से देखिए आप। इसको पहले स्थान पर 1, 1, 1 लिखा है। लिखा है क्या? 1, 1 लिखा है ना। एक्चुअल क्या होता है, ये पहली पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति है, तो इसीलिए पंक्ति को क्या है? पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे कि रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो। रो बोला जाता है ना इंग्लिश में। इसीलिए इसको R1 से प्रदर्शित किया जाता है। R1 ये कौन सी हो गई? दूसरी पंक्ति हो गई, तो इसको बोला जाएगा R2। ये कौन सी पंक्ति हो गई? तीसरी पंक्ति हो गई, तो R3। भैया इसी प्रकार से चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। ये कौन सी पंक्ति हुई? कौन सी पंक्ति हुई? तो हम बोलेंगे यहां पर राधे श्याम कुछ बोलना चाह रहा है कुछ? अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन भी है तो पूछ सकते हैं, ये एक बड़ी सुविधा है यहाँ पर। ठीक है ना? ठीक है, आप बात कर सकते हैं। कोई अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक, और इसी प्रकार से हैंड रेज करेंगे। कहीं डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं, लेकिन फीचर का फायदा गलत नहीं लेना है। गलत नहीं लेना है कि अरे करते जा रहे सर ये कैसे हो गया वैसे को है नहीं। अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जैसे अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा तो बीच में डिस्टर्ब मत किया करे भाई। लय टूटती है ना। मैं बता रहा हूं और पता लगा कि जो बता रहा हूं वही दिमाग से निकल गया कि अरे यार ये बता दिया, नहीं बताया क्या है ना। अभी यहां पर देखना, ये पहले नंबर का स्थान है ना, पहले नंबर पर। तो ये प्रदर्शित करता है किसको? रो को, पंक्ति को। तो इसकी कौन सी रो हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि RM हो जाएगी। कौन सी पंक्ति हो जाएगी? RM। डेश 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 डेश, इसी प्रकार से ये चलते जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए आप, ये क्या है? C1 है। क्या कहलाएगा? C1। ये C2, ये C3 और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। C का मतलब हो गया स्तंभ। स्तंभ, और स्तंभ को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम। कॉलम, ठीक है, स्तंभ को कॉलम बोला जाता है, इसलिए C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कितना बढ़िया काम हो गया, कितना मजेदार काम हो गया। अगर मैं बोलूं कि इस अवयव, ये वाला अवयव कहां पर है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कहां पर है भैया? पहले क्या लिखा है? 3, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखिए 32 लिखा है ना, तो पहली तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। बस हो गया काम, इसका एड्रेस हो गया। कहने का मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पर, ये सब एड्रेस बनते जा रहे हैं भैया, इसके एड्रेस बनते जा रहे हैं। मैंने अगर बोला कि अच्छा ये बताओ कि ये क्या है, तो आपने बोला कि ये 33 का मतलब क्या है? पहले लिखा है इसको पंक्ति और बाद में लिखा है उसको स्तंभ। पहले लिखा है उसको पंक्ति और बाद में लिखा है उसको स्तंभ, बस। ठीक है, अच्छा इसमें कितनी पंक्तियां है ये बताइए मुझे। 1, 2, 3 और ऐसे बढ़ते 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 कहां तक गई है? M तक गई है। तो आप बोलेंगे कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? M है। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। जो बाद वाला अंक है ना, हर किसी का बाद वाला अंक है ना, वो स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो कितने स्तंभ है? N स्तंभ है। स्तंभों की संख्या कितनी है? N है। तो इसकी कोटि होती है। क्या होती है? कोटि होती है। इसको तो C1, C2, C3 ये इनको कॉलम को बोलेंगे हम, ये ऐसा। तो कोटि को लिखा जाता है यहां पर M इंटू N। क्लियर बात हो गई? बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखना, मैं एक अवयव बनाने की कोशिश करता हूं यार। 3, 5, 7, 2, 1, 8, 4, -3। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो आप बोलेंगे कि पंक्तियां ये वाली है। और मैं आपसे बोलूंगा कि कितने स्तंभ है, तो आप बोलेंगे कि 1, 2, 3, 4। अरे स्तंभ मतलब खड़े, खड़ा वाला, खड़ा ही तो रहता ना। स्तंभ कैसा रहता? खड़ा रहता। तो खड़े वाले की बात जो करते हैं वो क्या होती है? स्तंभ होती है। मैंने बोला कि यहां पर इसकी कोटि क्या है? कोटि, तो आप बोलेंगे कि 1, 2, 3, 4, 4 और 1, 2। आप क्या बोलेंगे? 4 गुणित 2।
ये क्या बन गई, इसकी कोटि बन गई। हमें लगेगा कि ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलत बात है। कैसी गलत बात है? इसका भी एक रूल है। कैसा रूल है? इसमें कहा जाता है कि भैया जो पहले पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? पंक्तियों की संख्या को लिखा जाता है, और फिर उसके बाद में स्तंभ की संख्या को लिखा जाता है। यहां पर जो कोटि होती है ना, कोटि, कोटि, इसको कोटि बोला जाता है, या जिसको आर्डर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आर्डर। कोटि में पहली जो संख्या होती है पंक्ति को प्रदर्शित करती है, ये बात याद रहे। किसको प्रदर्शित करती है? पंक्ति को। और बाद वाली जो संख्या होती है वो स्तंभ को प्रदर्शित करती है, स्तंभ यानी कॉलम को प्रदर्शित करती है। मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा ये बता दो कि भाई ये वाला जो 4 है ये कहां पर है, तो आप बोलेंगे कि 1 2, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ऐसा बता सकते हैं। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? ए, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। A23 का मान है ये वाला। ठीक है, पहला जो अंक है वो पंक्ति को प्रदर्शित करेगा, दूसरा अंक है वो स्तंभ को प्रदर्शित करेगा। बस इतनी सी बात है। चलिए ठीक है, अब हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं आगे। अब आप बोलेंगे कि सर इसको मुझे लिखना है, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सब डेफिनेशन में लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए, यदि संख्याओं जो कि वास्तविक या अधिकल्पित हो सकती है, जरूरी नहीं कि वास्तविक है तो अधिकल्पित भी रहेगी। यदि संख्याओं जो वास्तविक या अधिकल्पित हो सकती है, मतलब वो फलन भी हो सकते हैं या तो संख्याएं भी हो सकती है, कि एक निकाय को पंक्ति यानी कि रोज और स्तंभों की आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए, तो इस आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, आयताकार होना चाहिए भैया। हर पंक्ति में अवयवों की संख्या बराबर होना चाहिए, हर स्तंभ में भी अवयवों की संख्या बराबर होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, अवयव को लघु कोष्टक यानी कि ये छोटे कोष्टक के द्वारा अर्थात दीर्घ कोष्टक के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसमें उपस्थित संख्याओं को अवयव के अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं। जो अंदर जो रहेंगे ना ये सारे अवयव, इसको क्या बोला जाएगा? अवयव कहा जाएगा, या एलिमेंट्स भी इंग्लिश में इसको कहा जाता है, या सदस्य भी बोल सकते हैं इसको। कोष्टक यहां पर मैंने कम लिखे हैं, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। ये वाला भी कोष्टक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, सर्पाकार कोष्टक के भी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, इस कोष्टक के भी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या छोटे के भी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, छोटे कोष्टक के द्वारा। तो इतने प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। याद रहे, सावधानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते प्रदर्शित, ये सारणिक है। ये हम सारणिक क्या होता है तो बाद में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब अवयवों की समानता, 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 ठीक है, इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होगा? अरे भाई, इक्वल का मतलब क्या है? बराबर होगा, सीधी सीधी बात है। समानता मतलब समान होगे, सीधी बात है। कौन समान होगे? कौन समान होगे? तो एक अवयव तो खुद के समान की तो बात नहीं की जाएगी भाई, 2 लोग रहेंगे तब तो समानता की बात की जाएगी। तो सिंपल सी परिभाषा, जैसा नाम है वैसे ही परिभाषा इसकी बन जाएगी। देखना, सिंपल सी बात है कि कम से कम 2 अवयव तो रहेंगे ही रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ रहेंगे ना। 2 अवयव तो रहेंगे ही रहेंगे आपके पास में, एक ए है और एक बी है। दोनों बराबर कब होंगे? दोनों बराबर कब होंगे? कि भैया एक अवयव आपके पास में ए आई जे है और दूसरा अवयव है बी आई जे है, मान लिया जाए। दोनों की कोटि बराबर होना चाहिए। अगर इसकी कोटि यम गुणित एन है तो इसकी भी कोटि यम गुणित एन रहना चाहिए। बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों की कोटियां बराबर रहना चाहिए। कोटि का मतलब भैया जितनी पंक्तियां इसमें उतनी ही पंक्तियां इसमें भी रहना चाहिए, और जितने स्तंभ इसमें है उतने ही स्तंभ इसमें भी रहना चाहिए। बस हो गई बात खत्म। लेकिन इसमें भी काम नहीं चलेगा। इसके संगत अवयव क्या होना चाहिए? पहली बात, कोटि बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोटि यानी कि आर्डर। आर्डर क्या होना चाहिए? बराबर या समान। और संगत अवयव बराबर। संगत, ये समान लिखेंगे हम यहां पर, ठीक है, समान। और संगत अवयव, संगत अवयव क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये 2 शर्तों का होना आवश्यक है।
ठीक है। दो अवयव ए और बी समान कहलाते यदि वे समान कोटि के हैं तथा उसके संगत अवयव समान है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास में एक अवयव है x, 3, 5 और y, एक अवयव है, और दूसरा अवयव है 9, 3, 5 और -7। दोनों अवयव बराबर हो गए, ए और बी दोनों अवयव क्या हो गए, बराबर हो गए। कब? इनकी कोटि समान है। तो कोटि तो दिखाई दे रही है, इसमें 2 पंक्तियां, इसमें भी 2 पंक्तियां, ठीक है। इसमें 2 स्तंभ, इसमें भी 2 स्तंभ, बराबर है। लेकिन इसके संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। देखिए ये 11 के जगह पर है, ये भी 11 के जगह पर है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो एक से बराबर से क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये तो बराबर दिखाई दे रहा हमें, ये भी बराबर दिखाई दे रहा, और y के बराबर से कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। ये बराबर हो गए जब x का मान 9 और y का मान 7 होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं, ये तथा b बराबर हो गए या समान हो गए यदि a बराबर से 9 और y बराबर से ऋण 7 हो। क्लियर हो गई बात? समानता आप इसको नोट कर सकते हैं, एक उदाहरण ऐसा आप यहां पर फिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अगली बात, ये यहां पर एक हमें उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। इस उदाहरण के द्वारा हमें यह भी बात समझ में आएगी कि भैया अवयव का उपयोग कहां किया जाता है, ये भी बात समझ में आएगी। और यहां पर आपको दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अवयव का उपयोग दैनिक जीवन में हमने जब शुरुआत हुआ था चैप्टर, तब वहां पर बात भी की थी कि भैया अवयव डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन काफी है। आप देखेंगे कि एक किसान भी अगर अपने खेत में फसल उगाता है तो भी अवयव का उपयोग करता है, कोई बागान उगाता है तो वो भी अवयव का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर फैक्ट्री वाला उदाहरण दिया कि भैया 3 फैक्ट्रियां है, पहली, दूसरी और तीसरी। पुरुष तथा महिला कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये सूचना की यहाँ पर बात की है। उपयुक्त सूचना को 3 गुणित 2 अवयव में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? आई बात समझ में? बड़े सिंपल सी बात है। इस सूचनाओं को क्या करना है, 3/2 के अवयव में प्रकट करना है। मैं लिख देता हूं 30, 25, 27, 25, 31 और 26, और इसको मान लेता हूं मैं ए इज इक्वल टू, क्या बोला है। अब क्वेश्चन को समझिए। मैंने क्या किया, बड़ा सिंपल सा काम है। जो लिखा था उसको जैसा का वैसा यहां पर कर दिया। आप चाहो तो यहां पर पुरुष कर्मी लिख सकते, पुरुष कर्मी, और ये क्या है, महिला कर्मी। ये क्या है, फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 है और फैक्ट्री 3 है। 3 फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष काम करते हैं और 25 महिलाएं काम करती। दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष काम करते, 31 महिला काम करती। तीसरी फैक्ट्री में 27 पुरुष काम करते, 26 महिलाएं काम करती है। आपको बोला 3 गुणित 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। है क्या 3 गुणित 2? 1, 2, 3। पहले तो आपको पंक्तियां लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में 1, 2। हाँ, बहुत बढ़िया काम, ये काम ऑटोमेटिक हो गया। आपको इसी बात को अगर 2 गुणित 3 के रूप में अगर बोला जाता तो इसी को आप पलटा देते, इधर महिला कर्मी इधर पुरुष कर्मी, और फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3 कर देते। आई बात समझ में? तो ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसा भी कर सकते थे। अच्छा, तीसरी पंक्ति आप ध्यान देना, इधर तीसरी पंक्ति ये वाली है और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला दूसरा, कौन सा अवयव है, ये वाला। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? भैया क्या बताना चाह रही है ये प्रविष्टि? बताइए जरा, ये प्रविष्टि क्या बताना चाह रही? तीसरी फैक्ट्री में, फैक्ट्री नंबर 3 में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट कर रही है।
तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तथा दूसरे स्तंभ में क्या की प्रविष्टि जैसा क्वेश्चन है वही के वही लिख रहे हैं कि प्रविष्टि क्या प्रकट कर रही है? तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करती है। बस हो गई बात खत्म, हो गया। कितना आसान काम है। मैट्राइसेस 12th क्लास का सबसे आसान चैप्टर, बिल्कुल सिंपल, जैसा जैसा बोला हमने यहां पर मैट्रिक्स से बना दिए। क्लियर? अब देखिए, नोट करने वाला काम आप बाद में करना, ठीक है? अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो परमानेंट रहेगा इसमें, ठीक है, हटेगा नहीं। और आप इसको फिर से प्ले करिए और बढ़िया आराम से इसको नोट करते जाइए। और मैं आपको बता दूं कि अगर सही तरीके से पढ़ाई करना है, सही अच्छा स्कोर अगर करना है, और खास करके मैं स्पेशली मैथ्स की बात बता रहा हूं आपको, यहां पर केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इसको खुद बना के देखिए, नहीं बनता तो आपके पास में वीडियो परमानेंट है, ठीक है? कई बच्चे बोलते नहीं सर हमें तो नोट्स चाहिए, नोट्स में से नोट करेंगे, हमें बार बार ऐसा नोट करने की जरूरत नहीं। भाई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, आपको उसको या तो मन से बनाना है, नोट करना है, या तो फिर देख देख के नोट करना है। नोट करना कंपलसरी, अगर सही तरीके से आपको अगर अच्छा स्कोर अगर करना है 12th क्लास में, नोट करना कंपलसरी। और बात अगर रही नोट्स की, तो नोट्स ऑलरेडी इसमें डले हुए है, ठीक है ना? कोर्स के अंदर नोट्स डले हुए है, सारे चैप्टर के नोट्स डले हुए। जो आपने लिखा है, जो आपने मेहनत की है, वही काम करेगा और वही आपको स्कोर कराएगा एग्जाम में, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपको ही करना है। समझ में आ गया? प्रैक्टिस करिए, उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते उतनी प्रैक्टिस करिए। क्लियर? चलिए, यदि किसी, फिर भी मैं बता दूं कि नोट्स ऑलरेडी है इसमें, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं ये क्लिक करूंगा, ये सारे नोट्स आपके बन जाएंगे। ये वाला भी आपको पीडीएफ इसी में मिल जाएगा, ठीक है ना? ये भी पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन करोगे क्या भाई, आपको बना के तो देखना, इतनी प्रैक्टिस तो आपको करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करिए आप। यदि किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है? मुझे एक बात बताओ कि भाई अगर आपको 8 पेड़ लगाना है, 8 पेड़ लगाना है, ठीक है, 8 पेड़ लगाना है, या 8 आपके पास में इस प्रकार के स्टार है, देखिए ध्यान देना इधर, क्या क्या है आपके पास में? इस प्रकार के स्टार है। इसको छोटा कर देता हूं मैं। कितने हैं? 8 है। 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 हो गया क्या? 2 4 6 7 हो गया, और एक 8। इसको कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा काम है यार, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कर दिए, एक लाइन से लिख दिया आपने, ये बन गया एक मैट्रिक्स। बन गया कि नहीं बना? बन गया कि नहीं एक मैट्रिक्स? बन गया कि नहीं एक मैट्रिक्स? इसकी कोटि क्या है? 1 गुणित 8 है, सिंपल सी बात है। अच्छा, और भी बना सकते क्या? हाँ बना सकते ना। कैसे बना सकते? मैं क्या करता हूं, उसको इसके नीचे रख देता और इसको इसके नीचे रख देता हूं, बन गया भाई दूसरा मैट्रिक्स बन गया। हाँ, और बना सकते, और बना सकते, हाँ बना सकते ना। कैसे? कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो। तो क्या इसकी कोई टेक्निक भी हो सकती है? टेक्निक भी हो सकती है। ये बन गया, ये और एक मैट्रिक्स बन गया, टेक्निक भी हो सकती है। ऐसी कोशिश कर लो, एक के नीचे एक कर दो, ये बन गया नया मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि भाई 8 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। 8 को क्या क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुणित 4 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 4 गुणित 2 भी तो लिख सकते हैं, हाँ। और 8 गुणित 1 भी लिखा जा सकता है। तो इतने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं इसके। गुणनखंड के रूप में लिख दो इसको, गुणनफल के रूप में, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, देखिए आंसर बन गया इसका। 1 इंटू 8, 2 गुणित 4,
4 गुणित 2 8 गुणित 1, ठीक है, 8 गुणित 1, बस हो गया, ये आंसर है। इतनी संभव कोटियां हो सकती है, ठीक है। चलिए, सिंपल है ना काम। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है और मजेदार भी है, कॉन्सेप्ट वाला भी है, और इसको अब में समझना है कैसे। देखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, बड़ा आसान प्रश्न है। एक ऐसे 3 गुणित 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव, हाँ यहां ध्यान देना, इधर एक ऐसे 3 गुणित 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ऐसे है। इसको ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्न प्रश्नावली में मिलेंगे, खूब मिलेंगे, ध्यान देना इधर। 3 गुणित 2, A11 A12 A13, ठीक है, 2 A21 A22 A31 A32, ऐसा तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ऐसा तो लिख सकते हैं। 3 पहले लिखा है ना, तो 3 पंक्तियां होना जरूरी है और 2 स्तंभ होना जरूरी है। ये हो गया 3 गुणित 2, और मैंने आपको बताया कि पहले ऐसे में गिना जाता है फिर ऐसे में गिना जाता है, उल्टा मत कर देना, नहीं तो सब उल्टा ही हो जाएगा काम, ठीक है ना। पहले पंक्तियों को लिखा जाता है फिर स्तंभ को लिखा जाता है, इसीलिए मैं बार बार यहां पर बता रहा हूं। अच्छा, यहां पर आपको बोला है कि भैया ये आई जे, इसको तो हमने मान लिया, माना ये आई जे इज इक्वल टू कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 आई माइनस 3 जे। आई का मान याद रखना, ये आई जे, ए का आई का मतलब होता है पंक्ति, क्या होता है, पंक्ति जो पहले लिखा होता है, और जे का मतलब होता है स्तंभ। याद रखना, जो पहले लिखा रहेगा वो पंक्ति, जो बाद में लिखा रहेगा वो स्तंभ, बस। अब ध्यान दीजिए, यहां A11 इज इक्वल टू, इससे तुलना करिए, मैं इसका मान निकाल रहा हूं, तो आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 1, यहां पर रख दो। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है ना, 1 बाय 2, ध्यान देना इधर 1 बाय 2, अरे आई का भी मान 1 रख दिया और जे का भी मान 1 रख दिया, बस इतना सा काम किया। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है -2, और आपको मालूम है कि भैया मॉडुलस में, मॉड में, मापांक में ऋणात्मक संख्या है चाहे धनात्मक संख्या है, धनात्मक ही कंसीडर करेंगे, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 और इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, A12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, देखिए आई के जगह 1 है और जे के जगह 2 है, रख दो 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 माइनस 6 तो -5, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, ये 21, ये 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, आई का मान 2 है और जे का मान 1 है, कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 में से 3 को घटाए तो -1, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर मॉड में पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे उसको पॉजिटिव कंसीडर करें, क्लियर। अब देखिए A22 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, और आई का मान 2 है और जे का भी मान 2 है, तो 2 ऋण 3 गुणित 2 बराबर से 1 बाय 2 -6 तो -4, और इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 आ जाएगा। नेगेटिव रहेगा चाहे पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। 22 भी हो गया। A31 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। A32 1 डिवाइडेड बाय 2 3 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 3 में से 6 को माइनस करेंगे, 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो -3, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू +3 डिवाइडेड बाय 2। मापांक है ना, तो मापांक में हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो समीकरण 1 दे दो, और समीकरण 1 से हाँ मान रखो ना, क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू, ये 11 का मान कितना है 1, ये 11 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1
5/2, 1/2, 2, और ये कितना है 0, और ये 3/2, ये हो जाएगा इसका 3 × 2। समझ में आ गई बात? अरे करना कुछ नहीं है, ये जो आई जे है ना, आई जे, तो आई और जे का मान ये बराबर ये रखते जाना, इसमें 1 1 रखेंगे, इसमें 1 2 रखेंगे, 2 1 रखेंगे, 2 2 रखेंगे। ये पहले स्थान पर जो मान है वो आई का मान है, बाद वाले स्थान पर जे का मान है, बस। और ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में खूब मिलने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लेना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखिए मजेदार बात, सबसे काम की बात, जो कि पूरे चैप्टर में काम आने वाली है, परिभाषाएं, अवयवों के प्रकार। बस इस बात को आप अच्छे से समझ लो, इस बात को अच्छे से समझ लो, पूरी प्रश्नावली क्या पूरा चैप्टर में ही ये सारी चीजें काम आना है। क्लियर? देखना, सबसे पहले तो बोला है पंक्ति अवयव। क्या? पंक्ति भैया, पंक्ति। और मैं आपको बता दूं कि इसको रटने की जरूरत नहीं, पंक्ति अवयव या जिसको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है, रो बोला जाता है। परिभाषा को मत पढ़ो अभी, पहले इधर ही समझो। पंक्ति अवयव किसको बोला जाएगा, थोड़ा सा अंदाजे से बताइए आप। पंक्ति अवयव किसको बोला जाएगा? जो पंक्ति, जिसमें पंक्ति दिखे और स्तंभ न दिखे, ठीक है। जिसमें क्या हो, केवल पंक्ति हो, स्तंभ नहीं हो, ऐसा गड़बड़। केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। हाँ, केवल एक पंक्ति, बस केवल एक पंक्ति हो, ओनली वन रो, केवल ओनली वन रो। क्लियर? ठीक है संगीता कुमारी? हाँ ठीक है। यस। परिभाषा को रटना नहीं है, परिभाषा को केवल समझना है, बस। केवल इतनी सी बात लिख सकते, ऐसा अरे उसमें प्लस माइनस आप लगा दो ना, ये तो सब जानते ही है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। बस हो गई बात, पंक्ति अवयव की परिभाषा बन गई। देखिए पंक्ति अवयव का उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण केवल एक पंक्ति हो, 3 5, सॉरी कामा नहीं लगाया जाता इसमें, 3 5 7 डेस काम, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए 0 3 5, ये भी पंक्ति अवयव। तीसरा उदाहरण देखिए 8, ये भी पंक्ति अवयव है या नहीं है? परिभाषा में क्या बोला? केवल एक पंक्ति। अरे स्तंभ कितने हैं भाई? एक भी हो सकते, एक से ज्यादा भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, ये भी पंक्ति अवयव का उदाहरण है। क्लियर? आ गई बात समझ में? केवल एक पंक्ति, बस लिखा भी है। वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश बोला जा सकता। भैया सदिश न भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन मालूम होना चाहिए पंक्ति अवयव या सदिश, पंक्ति सदिश बोला जाता है, ठीक है। सेम ऐसा ही स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, ठीक है। स्तंभ अवयव किसको बोलेंगे? जिसमें केवल, अरे जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी कि कॉलम, जिसमें क्या होना चाहिए? केवल एक स्तंभ होना चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा? स्तंभ अवयव बोला जाएगा। वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया, उसमें भी हो सकती थी स्तंभों की संख्या। उदाहरण देखिए 3 5 7, 0 8 9, ये भी स्तंभ अवयव है। केवल एक स्तंभ होना चाहिए, 9, ये भी स्तंभ अवयव। ये उदाहरण हो गए पहला, दूसरा और ये तीसरा। समझ में आ गई बात? ये वाला जो है ना, ये वाला अगर केवल एक अवयव है, केवल एक अवयव है, देखना केवल मेरे पास में एक अवयव है ये वाला, तो ये पंक्ति अवयव का भी उदाहरण है और स्तंभ अवयव का भी उदाहरण है। ये वाला जो है ना, इसको पंक्ति अवयव भी बोला जाता है, स्तंभ अवयव भी बोला जाता है, और एकल भी बोला जाता है। इसको आगे चल के पढ़ेंगे अपन। एकल मतलब केवल एक ही अवयव। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। यदि किसी अवयव में एकल अवयव, अरे आ गया ना, एकल अवयव, एकल, अरे एकल मतलब अकेला, सिंगल टन,
एकल अवयु, सिंगलटन, 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 ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या होगा? ऐसा अवयु, ऐसा अवयु जिसमें केवल एक अवयव हो, बस सिंगलटन या एकल अवयु बोलेंगे। केवल एक अवयव, एक अवयव, सिंगलटन। शून्य हो सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये जो उदाहरण लिखे ना मैंने, एकल अवयु के भी उदाहरण है, पंक्ति अवयु के भी उदाहरण है, स्तंभ अवयु के भी उदाहरण है। क्लियर ना? बस चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यदि शून्य अवयु, शून्य अवयु भैया नाम ही क्लियर है, शून्य अवयु, शून्य अवयु, ऐसा अवयु, ऐसा अवयु, नाम जैसा वैसा ही काम, ऐसा अवयु जिसके सारे अवयव शून्य हो, बस खत्म काम। ऐसा अवयव जिसमें अवयव, सारे अवयव कैसे होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब उदाहरण, परिभाषा ऊपर लिखी है। उदाहरण आप बोल सकते हैं कि भैया शून्य 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 अवयव, शून्य शून्य अवयव, शून्य शून्य शून्य, ये सारे सारे अवयव शून्य होना चाहिए, एक भी अवयव और अशून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी अवयव अगर शून्य है तो शून्य अवयव। देखिए, यदि किसी अवयव के सभी यानी कि समस्त अवयव शून्य हो तो शून्य अवयव कहलाता है, तथा इसे सामान्यतः वो से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः वो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, शून्य के जैसा दिखे, वो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो से ही प्रदर्शित करे, सामान्यतः किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः। ठीक है, ए से भी कर सकते, बी से भी कर सकते, सी से भी कर सकते। ठीक, कहने का मतलब ए इज इक्वल टू ए आई जे लिखा है जहां पर, जहां आप बोल सकते हैं भैया कि ए आई जे का मान कितना होगा? शून्य होगा, बस। अरे भाई, ये यहां पर जितने भी अवयव रहेंगे सब शून्य रहेंगे, बस। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, ये वाली परिभाषा खास है, लेकिन नाम से तो बड़ा स्पष्ट है भैया। कैसा? वर्ग। मैं आपको बता दूं, वर्ग यानी इस अवयव, वर्ग अवयव परिभाषा एक भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। वर्ग बोलते किसको है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो फिर अवयव में क्या होगा? वर्ग। तो थोड़ा सा सोच के देखिए ना, 3 5 7 1 2 9, ये वर्गाकार दिखाई दे रहा क्या है? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा भाई? इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, अगर बराबर रहेंगे तो फिर वर्गाकार दिखेगा ना। तो सिंपल सी बात है, वर्गाकार अवयव किसे बोला जाएगा? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्गाकार अवयव बोला जाता है। क्लियर? वर्गाकार अवयव बोला जाता है। अच्छा, वर्गाकार अवयव पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वर्गाकार अवयव बोला जाएगा। और इसमें ये वाला देखना, मैं वो वर्गाकार अवयव की एक विशेषता बताता हूं, देखना, ध्यान देना इधर। ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32 और ए 33, एक अवयव बनाया मैंने, ऐसा मान लिया जाए। यहां पर ये जो कोना रहेगा ना, इसका ये वाला जो कोना रहेगा ना, लास्ट में कोना, ये यहां पर आई और जे का मान बराबर रहेगा जब भी वर्ग अवयव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, रहेगा। अरे भाई, जितनी पंक्तियां उतनी स्तंभ, तो यम और एन तो बराबर ही हो जाएगा। कहने का मतलब यम इंटू एन, यानी कि जहां पर क्या होगा? यम का मान और एन का मान बराबर होगा। इन अवयवों को देखिए जरा, इस कोने में, इस कोने को देखिए आप जरा, इस कोने को जरा गौर से देखिए। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको गौर से देखिए आप। 1 1 2 2 3 3,
ठीक है, 1 1 2 2 3 3। तो जब भी वर्ग अवयव बनेगा ना, तो वहां पर आपके पास में विकर्ण भी रहेगा। इसका क्या रहेगा? विकर्ण रहेगा। तो आप बोलेंगे कि बड़ी अजीब सी बात कर दी सर आपने, तो विकर्ण तो ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, ये विकर्ण, विकर्ण तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो मालूम है कि कोई वर्ग होता तो ऐसे भी और ऐसे भी विकर्ण होता है। लेकिन इसमें अवयव में क्या किया जाता है, दो विकर्ण तो होते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है मुख्य विकर्ण। क्या बोला जाता है? मुख्य विकर्ण। और इसको बोला जाता है द्वितीयक विकर्ण, या तो फिर केवल विकर्ण अगर बोला जाएगा ना, केवल विकर्ण, केवल विकर्ण बोला जाएगा, तो आपको यही वाला विकर्ण समझना है। इसकी बात नहीं की जाती इसमें, याद रखना। जो बराबर बराबर वाले जो अवयव रहते हैं उसी को विकर्ण की बात की जाती है। तो ये क्या कहलाता है? इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है, या विकर्ण भी इसको बोल सकते, केवल विकर्ण, इसकी बात नहीं की जाती, ये याद रहे। तो विकर्ण के अवयव क्या हो जाएंगे? ये वाले विकर्ण के अवयव हो जाएंगे। परिभाषा लिखी हुई है, देखना एक बार मैं पढ़ रहा हूं। यदि किसी अवयव में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो वह अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। बस, एक वर्ग अवयव तब कहलाएगा जब यम का मान और एन का मान बराबर हो। ये लिखा है ना, ये आइए उदाहरण के लिए यहां पर दे दिया उदाहरण। यदि यम नॉट इक्वल टू एन है भैया, ये दोनों के मान बराबर नहीं है, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, तो वर्ग अवयव नहीं बोला जाएगा। अरे जो वर्ग नहीं होगा वो आयत होगा ना भैया, लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं रहेगी तो होगा कि नहीं? तो ऐसा ही इसमें भी है, अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर नहीं रहेगी तो उसको क्या बोला जाएगा? आयताकार अवयव बोला जाएगा। बस सिंपल सी बात है। वर्ग अवयव में ए के अवयव जिसमें आई और जे के मान बराबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। तथा यह रेखा जिस पर ये स्थित होते हैं अवयव के मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, इसको आप नोट करना। ठीक है, नोट करना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। पीडीएफ के भरोसे पर मत रहो। मैं फिर आपको बता दूं कि आपको खुद को नोट करना जरूरी है, तो ही बात मजेदार बनेगी। ठीक है, क्योंकि आप जब खुद नोट करेंगे तो वो नोट्स वास्तविक नोट्स होते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स आपके बनाए हुए नोट्स। क्यों? फिर बता रहा हूं मैं आपको। आप दूसरे के नोट्स से आप तैयारी करना, रिवीजन करना, तो जिसको रिवीजन करने के लिए कोई चैप्टर अगर आप रिवीजन कर रहे हैं 8 घंटे लग रहे हैं, आपके खुद के नोट्स बनेंगे और उसको आप अगर रिवाइज करोगे तो 4 घंटे में रिवाइज करोगे, ये मेरी गारंटी है। और आप भी करके देख लेना, गारंटी का प्रमाण भी करके देखना। अपन मेरे से पढ़ रहे हैं ना, तो प्रमाण तो होना चाहिए। ठीक है, प्रमाण भी करके देखना। दूसरे के नोट्स का रिवीजन 8 घंटे में और खुद के नोट्स का रिवीजन 4 घंटे में, आधा घंटा यहाँ टाइम बच गया, लेकिन आपने जब नोट्स बनाए तब मेहनत लगी आपको, वो बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। जब आप नोट करेंगे तो आधी चीजें दिमाग में घुसते जाएगी और परमानेंट घुसेंगी। किसी चीज को हम समझते हैं, देखते हैं, तो वो बातें अलग तरीके से याद रहती है, और जब उसी बात को आप नोट करते हैं तो वो बात पक्का घर बनाती है, स्थान बनाती है दिमाग में। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हम। विकर्ण अवयव, अरे बड़ा सिंपल सा काम है भैया। विकर्ण अवयव, जहां पर भी विकर्ण की बात की जाएगी तो विकर्ण काय में होता है? वर्गाकार अवयव में विकर्ण होगा। आप बोलेंगे कि नहीं, अगर हमें ज्योमेट्री के हिसाब से तो मालूम है कि भैया विकर्ण तो आयत में भी होता है और वर्ग में भी विकर्ण होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वर्ग में भी विकर्ण होता है, दोनों में होता है, वर्ग में भी होता है, इसमें भी होता है, आयत में। लेकिन अवयव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसका प्रमाण करके देखिए, मेरे भरोसे पर मत रहिए। देखिए, मान लिया जाए कि 3 5 7 9 1 2 ये हो गया, आयत है, ये आयताकार अवयव है। इसका विकर्ण बनाने की कोशिश करिए आप। भैया ये छूट गया, ये छूट गया, अच्छा ये छूट गया, ऐसा बनाता हूं, ये वाला छूट गया। इस विकर्ण की विशेषता क्या होना चाहिए कि हर पंक्ति का एक एक अवयव आना जरूरी है।
और हर स्तंभ का भी एक एक अवयव आना जरूरी है। कहाँ आया ये? इसका तो आया नहीं कोई अवयव इसमें, तो विकर्ण बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 8 9 4 4 2 7 6 आयताकार है, विकर्ण बनेगा क्या? ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पंक्ति छूट गई, और ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाली पंक्ति छूट गई, इसका कोई भी अवयव नहीं लिया आपने। तो आयताकार अवयव का विकर्ण होता ही नहीं है भैया। तो जब भी सिंपल सी बात है कि विकर्ण की बात जब की जाएगी तो परिभाषा लिखते समय ही आपको यह बताना पड़ेगा, ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण बोला ना, विकर्ण विकर्ण बोला ना, ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी के सारे अवयव शून्य हो। विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी के सारे अवयव शून्य हो। क्लियर? देखिए, वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है। इसे वर्ग अवयव या विकर्ण अवयव होगा यदि ये देखना फिर से और एक बार क्या क्या बोला है, ये बात समझते हैं। उदाहरण, ये क्या मामला है, इसको भी अभी समझेंगे। उदाहरण 3 0 0 0 5 0 0 0 9 3/3 है। हाँ बिल्कुल, वर्गाकार होना जरूरी है तभी विकर्ण बनेगा। इसके विकर्ण के अवयव कौन है? 3 5 9, मतलब विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी के सारे अवयव शून्य हो। पहला उदाहरण 8 0 0 0 0 0 0 0 9, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी के सारे अवयव शून्य है। हमने ये थोड़ी बोला कि विकर्ण में शून्य नहीं आ सकता है, आ सकता है। कहीं बोला है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं बोला हमने कि विकर्ण में शून्य आ ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी बोला है। हमने ये बोला कि भैया विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी के सारे अवयव शून्य होगा। तो आप बोलेंगे कि फिर मैं तो ऐसा करता हूं ना, ऐसा करता हूं, जब ऐसा बोला ही नहीं तो इसको भी शून्य कर देता हूं, तो फिर विकर्ण अवयव नहीं होगा ना, फिर वो शून्य अवयव हो जाएगा। पूरे के पूरे शून्य तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया ना भैया, शून्य अवयव हो गया। तो कुछ कुछ अवयव शून्य हो सकते हैं, सारे के सारे शून्य मत करो यार, वो तो फिर शून्य अवयव बन जाएगा। कुछ अवयव शून्य हो सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे शून्य नहीं होंगे विकर्ण के, बाकी के सारे अवयव शून्य होंगे। इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखना, ए बराबर से ए आई जे, ठीक है, ठीक, जहां ए आई जे का मान क्या होगा? शून्य होगा। कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे। मैं एक आपको चमत्कार दिखाता हूं, यहां पर चमत्कार देखना, चमत्कार, थोड़ा सा चमत्कार देखिए आप यहां पर। ये वाला कलर मैं अवयव बना रहा हूं, A11 A12 A13 A14, चलिए और बना देता हूं, A14 A21, चमत्कार देखना, A22 A23 A24 A31 A31 A32 A33 A34 A41, थोड़ा सा बड़ा ही बनाया मैंने, A42 A43 A44। इस बात को समझो, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। देखना, आप मुख्य विकर्ण की बात करते हैं, हम यहां पर मुख्य विकर्ण ये वाला है। मैं आपको बता दूं कि भैया हम यहां पर जो तैयारी करने वाले हैं, बोर्ड की तो तैयारी करेंगे, डिटेल में समझेंगे, और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करने वाले हैं, और अच्छे खासे लेवल पर, ठीक ठाक लेवल पर करने वाले। कहने का मतलब ये मान लो आप कि एमसीक्यू जो करेंगे ना, एक लेवल के एमसीक्यू करेंगे, आई बात समझ में, लेवल के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे एमसीक्यू नहीं करेंगे, छोटे मोटे तो ऐसे ही हो जाएंगे, वो भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के
है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान आसान से कर लिया और खूब खुश हो गया, अरे ये तो बन गया, मजा आ गया है, नहीं, ठीक ठाक लेवल वाले, ठीक है ना। तो उससे क्या फायदा होगा, अपने पास में समय है, अगले सेशन की बात कर रहे हैं, समय है, समय रहने के कारण हम क्या है कि डिटेल में उसको बढ़िया आराम से पढ़ सकते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फिर वहां से फिर रिवीजन चालू करेंगे, हम फिर से रिवीजन चालू करेंगे और फिर एमसीक्यू के साथ में, और चैप्टर पहले पूरा बेसिक, पूरा चैप्टर 160 वीडियो में पूरा चैप्टर, फिर एमसीक्यू और एमसीक्यू, इस लेवल पर तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके साथ के जो भी आपके भाई बंधु है उनको भी आप इनवाइट करिए, मजा आएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप जिस प्रकार से मैं नाम देख पा रहा हूं यहाँ पर, तो आप लोग पहले भी टिस्टेक के साथ में जुड़े ही है, ठीक है ना। टिस्टेक के साथ में पहले भी जुड़े हुए ही है, और साथ में जुड़े रहिए, मजा आएगा, और पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले। देखना ये विकर्ण के जो अवयव है ना, ध्यान देना इधर, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा चल रहा है यहां पर। और ये जो अवयव है ना नीचे वाले, देखिए ये नीचे वाले अवयव, इनकी विशेषता देखिए, यहां पर विशेषता देखिए, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। यहां पर जो ए आई जे, यहां पर क्या है, आई का मान जे से हमेशा बड़ा है। देखिए जरा ऐसा है क्या, जो पहले लिखा है वो अंक बाद वाले से बड़ा है, देखिए है ऐसा, बड़ा है ना। और यहां पर जो इसके ऊपर वाले अवयव है ना, इसमें क्या है कि आई का मान जे की अपेक्षा छोटा है हमेशा। तो ये वाले जो अवयव होते हैं डायगोनल के ऊपर के अवयव होते हैं, और ये वाले जो अवयव होते हैं डायगोनल के नीचे के अवयव होते हैं, याद रखना ये वाली बात। और डायगोनल के अवयव जो होते हैं वो आई इक्वल टू जे होते हैं। तो तीन कंडीशनों को याद रखना, तीन कंडीशनों को याद रखना। जब आई का मान जे की अपेक्षा बड़ा है तो विकर्ण के नीचे के अवयव, ये अगर ऐसा है तो विकर्ण के ऊपर के अवयव, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन घुमा फिरा के फिर मैं बताऊंगा कैसे ऑब्जेक्टिव आता है इसमें। और जब बराबर है यानी कि विकर्ण के अवयव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक आगे। इकाई या तत्समक अवयव बड़ा आसान काम है भैया, विकर्ण के सारे अवयव एक 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 और बाकी के अन्य अवयव शून्य। ऐसा वर्गाकार अवयव जिसके विकर्ण के अवयव कितने हो, एक 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 हो, और बाकी के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। आइडेंटिटी अवयव मैट्रिक्स से बोल रहे हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बोल रहे हैं, इसलिए इसको आई के द्वारा प्रदर्शित करता है। वर्गाकार है यानी कि 3x3 का है, इसलिए I3 बोला जाता है इसको। अगर मैं केवल ऐसा लिख दूं तो विकर्ण के अवयव एक है, बाकी के अवयव शून्य है या नहीं, तो है ही नहीं, इसको बोला जाएगा I1। 1 0 0 1 इसको बोला जाएगा I2। याद रखना I3 I4 I5 विकर्ण के अवयव एक, बाकी के सारे अवयव शून्य। क्लियर, क्लियर हो गई बात। परिभाषा लिखी हुई है यहां पर, ऐसा बोला है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 कब, जब आई का मान जे के बराबर है, मतलब 11 22 33 44 ऐसा। 0 जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, तब क्या होगा, 0 होगा, बस ऐसा। क्लियर, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। अदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश भैया सेम कहानी, 5 5 5 0 0 0 0 0 0। वही जैसा आइडेंटिटी था ना, आइडेंटिटी में क्या था कि विकर्ण के सारे अवयव एक एक, यहां पर एक जैसे रहेंगे, सारे अवयव एक जैसे। 5 है तो 5 5 5, 3 है तो 3 3 3, 8 है तो 8 8 8, -3 है तो -3 -3 -3, बाकी के सारे अवयव शून्य। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या कहलाएंगे, अदिश अवयव कहलाएंगे, बस
वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, अदिश अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव ये लिखा हुआ है, अल्फा होगा जब आई का मान और जे का मान बराबर, मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव। इसमें बताया था ना मैंने, देखिए ना 1 1 2 2 3 3 4 4 ये बराबर होते कि नहीं, आई इज इक्वल टू जे। और जब बराबर नहीं रहेंगे तब ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो ये परिभाषा नोट कर लेना, उदाहरण लिख लेना, उदाहरण भर भर के लिखो आप। उदाहरण 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 सॉरी 5 5 0 0 0 5, ये 2 बाय 2 का ही कर देता हूं ना। है अब आप बोलेंगे कि क्या एक आध अवयव शून्य हो सकता? नहीं, सारे अवयव एक जैसे होना चाहिए, एक आध अवयव शून्य नहीं चलेगा भैया इसमें। ठीक है, ऐसा ठीक। स्केलर या अदिश अवयव इसको कहा जाता है। हाँ, इस शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है त्रिकोण अपना अवयव में, मैट्रिसेस में। इस शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है भैया, याद रहे, याद रहे कि इस शब्द का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। त्रिभुजाकार, त्रिभुजीय अवयव, त्रिभुजीय अवयव। बड़ी अजीब सी बात है यार, बड़ी अजीब सी बात है कि त्रिभुज वाली बात कहां से आ गई यार अवयव में। या वर्गाकार रहेगा, वर्गाकार रहेगा, या तो आयताकार रहेगा, त्रिभुज कहां से बनेगा यार? त्रिभुज तो बनता ही नहीं है इसमें। बनता है क्या? नहीं बनता, बनेगा, देखना। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा वर्गाकार अवयव, वर्गाकार का होना जरूरी है। ये क्या कहलाएंगे? इसके वर्गाकार है तो विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। कहलाएंगे या तो इसके नीचे के सारे अवयव शून्य हो, इसके नीचे के सारे अवयव क्या हो? शून्य हो, या इसके ऊपर के सारे अवयव शून्य हो। इसके नीचे के सारे अवयव शून्य हो या तो इसके ऊपर के सारे अवयव शून्य हो, दोनों में से कोई भी। ठीक है, दोनों में से कोई भी। इसके नीचे के सारे अवयव शून्य हो या तो इसके ऊपर के सारे, और दोनों शून्य हो गए तो ऊपर के भी नीचे के भी, तो फिर तो विकर्ण अवयव हो जाएगा ना, वो जो पहले हमने पढ़ा था वो होगा कि नहीं। अगर नीचे के सारे अवयव शून्य हो गए तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। क्यों त्रिभुजाकार? अरे भैया याद, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा, क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा। कैसे बन रहा? और नीचे भी तो एक त्रिभुज है, बना ही नहीं, इसीलिए त्रिभुजाकार बोलते। देखना, बस ऐसा बोला जाता है। क्लियर? मेरे ख्याल से दोनों परिभाषाएं खत्म हो गई। केवल त्रिभुजीय अवयव अगर बोला जाए तो मुख्य विकर्ण के नीचे के या ऊपर के समस्त अवयव, या लगा हुआ बीच में, समस्त अवयव शून्य तो त्रिभुजीय अवयव। जब नीचे के सारे अवयव शून्य तो ऊपरी त्रिभुजाकार, जब ऊपर के सारे अवयव शून्य तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव। बस आपको मालूम है कि नीचे के कब होते हैं? नीचे के क्या बोला जाता है? आई इज ग्रेटर देन जे, है ना। और ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? आई इज लेस देन जे। देखना इसकी परिभाषा, जब आई का मान जे से बड़ा रहेगा तब इसके सारे अवयव क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे, तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। जब आई का मान जे से बड़ा रहेगा तब ये सारे अवयव शून्य रहेंगे। ये वाले आई का मान जे से बड़ा, मतलब ये वाले शून्य हुए कि नहीं? मतलब ये आई जे बराबर से शून्य जब आई का मान जे से बड़ा है, ऐसा। ठीक है ना? ये नीचे वाले आई का मान जे से बड़ा है कि नहीं है? हाँ, है ना। तो ये जब शून्य रहेगा तब ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और जब उल्टा आएगा तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव। क्लियर? परिभाषा नोट कर लेना। त्रिभुजीय अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के या तो नीचे के कोई भी अवयव शून्य हो गए, ऊपर के या तो फिर नीचे के। ठीक है, ये वाली बातें अगली प्रश्नावली के बाद वाला मामला है, ये पहले आ चुका है यहाँ पर। बस हो गया इसका बेसिक। इसके आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है, टाइम लगेगा तो टाइम देना है, बस
इस बात को याद रख लो, आलसी नहीं करना है। टाइम लगेगा, टाइम देना है, अगर अच्छे से कुछ करना है तो, और नहीं करना है तो फिर मत दो टाइम। फिर क्या है, नोट्स ढूंढो, अरे यार ये इसके नोट्स अच्छे हैं, उसके नोट्स अच्छे हैं, उसको तो पीडीएफ वहां से मिल गए, इसको यहाँ से मिल गए, मेरे को यहाँ से मिल गए, और मेरे पास तो अब नोट्स रखे हैं, अब तो मैं बिल्कुल बढ़िया स्कोर कर लूंगा। नहीं करेंगे स्कोर, ठीक है। नोट्स आप खुद बनाओ कहीं से, चलिए ठीक है, आपको कहीं से अच्छे नोट्स मिल गए तो उसको पढ़ो, नोट करो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे है, ये बहुत ज्यादा अच्छे है, ये वाले बहुत ज्यादा अच्छे है, अरे पढ़ो, नोट्स अपने हाथ से ही बनाओ, वो नोट्स जीवन भर रखो, किसी को दो भी मत उसको, है भैया, किसी को चाहिए तो फोटोकॉपी कर ले और मेरे को वापस कर दे तू, है ऐसा। एक आवयु है, जीवन भर के लिए काम आते हैं फिर वो। एक आवयु है के लिए आवयु की कोटि बताइए। अरे लॉलीपॉप क्वेश्चन भाई, कोटि 1 2 3, 1 2 3 4, अवयवों की संख्या बताइए, दोनों का गुणा कर दो तो 12। हाँ, ये 13 का मान बताइए। जो बेसिक पढ़ा है तो देखिए ना कितना फटाफट बढ़ रहा। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये 13 का मान कितना हो गया, 19। आगे बात समझिए। ये 21 का मान, ये 21 का मान बताइए। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कितना है, 35। हो गया काम। कितना मजेदार काम है, बेसिक अच्छे से पढ़ा तो सब बनेगा ना। ये 24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ कितना है, 12। ये 23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/3, 5/2, बस। और मजेदार बात देखना है, और मजेदार बात देखना है, ये 54, ये 54 का मान बताइए। ये नहीं पूछा है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। ये 5 4, पांचवी पंक्ति चौथा स्तंभ, 1 2 3 4, पांचवी पंक्ति और चौथा स्तंभ। भैया पांचवी पंक्ति है ही नहीं यार इसमें तो, है वहां तो कोई अवयव ही नहीं है पांचवी पंक्ति में, और नहीं है तो 0 लिखो ना, क्या दिक्कत है, नहीं है तो कुछ नहीं है मतलब 0 है। क्लियर, क्लियर हो गई बात। तो ये बात याद रखना, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, क्या हो सकती है, 24। 24 किससे किससे विभाजित हो सकता है, 1 से, 1 × 24, 2 से भी हो सकता है, 2 × 12, 2 से भी हो सकता है, 3 × 8, 4 से भी हो सकता है, 4 × 6 24, फिर 6 × 4, फिर उल्टा करना चालू कर दो, फिर 8 × 3, और फिर 12 × 2, और फिर 24 × 1, इतनी बन सकती है इसकी। अब आप बोलेंगे कि एग्जाम में आ गया तो कैसा लिखेंगे, तो ऐसे ही तो लिखना है, कामा कामा लगा के ऐसे में लिख दो, क्या दिक्कत है। किसी अवयव के 24 अवयव संभव कोटियां होगी, 1 × 24, 2 × 12, कामा कामा लगा के ऐसा लिख दो। अगर 13 अवयव है तो क्या होगी, 1 × 13, 13 तो किसी से विभाजित ही नहीं होता ना, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है, तो 13 × 1, बस हो गई बात खत्म। उल्टा लिखना जरूरी, क्योंकि ये अलग प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा, ये अलग प्रकार का बनेगा ना। इसमें एक पंक्ति 13 स्तंभ है, इसमें 13 पंक्ति और 1 स्तंभ है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। दोनों बराबर नहीं है भैया, दोनों अलग अलग है, इसलिए सब लिखना जरूरी है। अब इनको आपको क्या करना है, बना के देखना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने जो एग्जाम्पल किया उसी के जैसा क्वेश्चन है, और ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट है, आप इसको बना के देखिए। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इस पर, ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे, और आप इसको ट्राई करिए। एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है, ये वाला हमने जो किया था उसी के आधार पर इसको बनाना है। निम्नलिखित समीकरणों से x y और z के मान ज्ञात कीजिए, बड़ा सिंपल काम है भैया। आपको क्या बोला है, आपको क्या बोला है, क्या बोला है,
इसके बराबर ये है, ऐसा बोला है ना, इसके बराबर ये है बोला, इसके बराबर ये है बोला। भाई जब इसके बराबर ये है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर से क्या हो जाएगा 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इसको दिए दिया समीकरण 1, इसको 2 और इसको 3। अरे जब दोनों बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे ना, ये एक ही अवयव है ना, प्लस प्लस लगा है, ये भी एक ही अवयव, एक भी एक अवयव, इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर है कि नहीं, और दोनों के बीच में बराबर लगा है तो संगत अवयव बराबर हो गए, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। अब हल कर दो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 4। और समीकरण 1 में से 3 को घटा दो, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। बस ये आंसर हो गया इसके। क्लियर, ठीक है ना। ऐसा ऐसे इसको भी बना लो भाई। एक देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6, और 2 के बराबर तो 2 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5, है ना, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, x वाई इज इक्वल टू कितना है 8। भाई जेड का मान तो कितना हो गया 0 आ गया, ये इधर गया तो कितना हो गया 0 हो गया। x प्लस वाई बराबर से 6 और x वाई बराबर से 8, यहां पर रख दो y का मान रख दो, यहां पर इससे y का मान निकालो, इसमें रख दो 8/x, और वर्ग समीकरण बनेगा, उसको हल करके फिर निकाल के देखो, नहीं बनेगा तो फिर करेंगे अपन, ठीक है ना। ऐसे ही वाला ये तो सिंपल है, y बराबर से 4, z बराबर से 3 और x बराबर से 1, हो गया डायरेक्ट आंसर। क्लियर, बना के देखिए, ट्राई करिए इसको, है ना। यहां पर बोला है कि a इज इक्वल टू ए आई जे, बना के देखना है भैया, ट्राई करना है, m इंटू n ट्राई करना है, नहीं बनेगा और आप हेल्प भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें रखे हुए हैं पूरे, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे नहीं सर फिर भी डाउट है तो अगली क्लास में जरूर पूछिएगा आप, ठीक है, अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे अपन इस पर। ये वर्ग होने के लिए क्या आवश्यक है भैया, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए ना, हाँ क्या होना चाहिए, m का मान n के बराबर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहां पर क्या बोला है 3x प्लस 7 और 5, y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, और इसके बराबर कौन है 0, y माइनस 2 और 8 4। इनने क्या बोला है यहां पर देखिए, x और y के प्रदत्त किस मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे, ये बराबर कब होंगे। देखिए इसके बराबर ये वाला, तो y का मान इसको हल करने के बाद में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इससे y का मान कितना आ जाएगा 5 बराबर से y ऋण 7, और ये इधर जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 7 और 5 12, ये तो गड़बड़ है यार, y का मान यहां पर अलग आ रहा है, यहां पर अलग आ रहा, y का मान 7 रहेगा तो फिर माइनस 12 कहां से आएगा फिर, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 और 12 दोनों होना चाहिए ना, 7 और 12 दोनों होना चाहिए, यहाँ केवल 7 लिखा है 7 लिखा है, यहाँ पर ये भी नहीं लिखा, गड़बड़ है मामला, मतलब याद करना संभव नहीं है, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अलग अलग मान आ रहे हैं ना y के, एक सके तो मान निकाल के देखे ही नहीं हमने, हो सकता कि वो सही भी हो नहीं भी हो, लेकिन y के मान सही नहीं आ रहे, संतुष्ट ही नहीं हो रहा। y का मान 7 और 12 अगर ऐसा कहीं पर लिखा होता तो अपन सेलेक्ट करते उसको, ठीक है। x की वैल्यू के लिए हम चेक कर, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है,
और जब भी पूछा जाता तो बच्चे उसको गलत करके भी आते हैं, ये भी बड़ा एक रिकॉर्ड है ये, ठीक है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि गलत करके आते हैं बच्चे? मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या बोला यहां पर, 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे अवयव जिसमें कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। आपके पास में क्या है, यहां पर कुछ घर है, कैसे, 3 गुणित 3। अब इस घरों में खाली स्थान है, मतलब 3/3 के इतने स्थान है, और आपको इन स्थानों पर क्या भरना है, 2 संख्या भरना है, या तो 0 या 1, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? इतने स्थान है और इतने बैठने वाले हैं, 2 प्रकार के, एक महिला बैठ सकती है, एक पुरुष बैठ सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ना, तो एक महिला बैठ सकती है या पुरुष, या 0 या 1 या 2 या 3, कोई भी 2 अंक ऐसे हो सकते हैं। 9 स्थान और 9 सीट और 2 पर्सन, हो गया क्वेश्चन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में खूब किए थे 9th क्लास में, और नहीं किए तो याद रखो भैया, इतनी सीट है और 2 लोग बैठने वाले हैं, 2 प्रकार के लोग बैठने वाले हैं। कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, तो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 2 की घात, 2 की घात कितने कितने है, ये 2 है, और स्थान कितने हैं, 9 है, तो 2 की घात 9। याद रखना, पर्सन रेज टू द पावर उसके स्थान, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 512। 2 रेज टू द पावर 10 1024 होता है, 2 रेज टू द पावर 9 512 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना भैया, ये इस बात को याद रखना, 2 रेज टू द, मतलब सिचुएशन को समझिए आप। इतने स्थान है, 2 पर्सन को बैठना है, या 0 या 1 से प्रविष्टि करना है, मतलब हर जगह भरे जाएंगे स्थान, या 0 0 0 हो सकता है, सब जगह 1 1 हो सकता है, सब जगह 1 1, एक जगह 0, सब जगह 1 1, 2 जगह 0, ऐसे ऐसी प्रविष्टि या टोटल भरेंगे 2 रेज टू द पावर, यानी 512 प्रकार से इसको भरा जा सकता है, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना और इस एक्सरसाइज को बना के देखना, ओके। अच्छा, क्लास कैसी चलेगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास चलेगी अपनी अल्टरनेट। फिर बता देता हूं मैं टाइम टेबल कैसा रहेगा। अल्टरनेट रहेगी, मतलब जैसे, और 1.5 घंटे की रहेगी, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, सप्ताह में 3 दिन रहेगी, ठीक है ना। और मोर देन सफिशियंट, जो कोचिंग क्लासेस होती है वो यही शेड्यूल चलता है, सप्ताह में 3 दिन, है ना। और संडे टेस्ट का जरूर रहता है, संडे टेस्ट, संडे के दिन टेस्ट, तो वो वाला भी हम अरेंजमेंट ऑनलाइन में करेंगे। संडे के दिन टेस्ट होगा, प्रॉपर तरीके से आपको सीट मिलेगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, सब सारी चीजें होगी, ठीक है। एमसीक्यू भी होंगे, और संडे अगर जरूरत है तो लंबी क्लासेस भी अपन अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है, क्लासेस सफिशिएंट मिलेगी, बस आपको साथ साथ में मेहनत करना है। मेहनत तो जरूरी है, मैं तो ये बोल रहा हूं ना कि आप मेहनत साथ साथ में करो, 100% कोई रोक नहीं सकता, इसकी मेरी गारंटी है। बस मेहनत, है ना, और मेहनत मत करो तो 0 की भी गारंटी है, फिर क्या बोल सकते, फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, पढ़ने वाले के लिए तो सब है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके। तो आप साथ में बने रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है ना। बाकी जो ओरिजिनल रहेगा साल भर, ये ऐसा रहेगा, मैंने जैसा बताया कि अल्टरनेट डेज में रहेगा, सप्ताह में 3 दिन, जो कोचिंग क्लासेस होती है उसका स्टैंडर्ड टाइम यही रहता है, ठीक है, ओके। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।